तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आज का टॉपिक है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का यह एक एफर्ट है। एक लॉ के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया। हालांकि हम एंट्रोपी चेंज तो आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ से कुछ इमेजिनेशन हमारे सामने कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे मैक्स प्लांक, है ना, नर्स्ट और रिचर्ड, ये तीन वैज्ञानिकों के द्वारा ये ला दिया गया, है ना। तो दिस इस ला को देने में तीन वैज्ञानिक शामिल, एक तो रिचर्ड और प्लांक, मैक्स प्लांक और नर्स्ट। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने इस लॉ को दिया। ये लॉ क्या कहता है, उसके स्टेटमेंट क्या है, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो बच्चों ये लॉ ये कहता है कि दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं सब में कुछ न कुछ एंट्रोपी है ना। तो दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल पॉसिबल नहीं है जिसमें एंट्रोपी ना हो। तो एवरी मटेरियल हैज some positive entropy, some positive entropy every material has some positive entropy and no any material, है ना, every material has some positive entropy, no any material is possible without entropy at normal temperature, normal temperature at normal temperature। तो ये स्टेटमेंट दिया गया, है ना। दूसरा स्टेटमेंट एक दिया गया कि मैथमेटिकल डिफिनीशन इसकी क्या दी गई कि अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल पर टेम्परेचर अगर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा, है ना, टेम्परेचर कहाँ पर, एट केल्विन स्केल केल्विन स्केल पर अगर टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तो यहां से लिमिट टेम्परेचर अगर अप्रोच करेगा 0 केल्विन को तो एंट्रोपी जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, है ना।
एंट्रापी अप्रोचेस जीरो। तो ये मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया। और एक स्टेटमेंट और दिया गया इस लॉ के रिस्पेक्ट में। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर, entropy of at absolute zero Kelvin temperature, entropy of any material, entropy of any material approaches zero at absolute zero temperature, entropy of any material that is crystalline solid, that is ideal crystalline, that is ideal crystalline solid, that is ideal crystalline solid, है ना। मटेरियल कैसा होना चाहिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ एनी मटेरियल दैट इज आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। मटेरियल कैसा हो? आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, इज इक्वल टू कामा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे सामने मैटर की कोई ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें हम उसकी एंट्रोपी को अगर जीरो कर पाएंगे तो फिर हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। परंतु मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा बेटा कि ये कहीं ना कहीं अभी हाइपोथेटिकल ही है। रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का एक एफर्ट है ना। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अगले पॉइंट में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, तो क्रिस्टलाइन, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जिसमें डिफेक्ट ना हो, है ना। तो आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, हैज नो डिफेक्ट। यहाँ डिफेक्ट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं, उनमें एटम आपस में ऐसे बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तो सपोज करिए कि ये कुछ इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ कनेक्टेड हैं एटम, है ना। ये कोई सॉलिड मटेरियल है इस प्रकार से, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अगर वैकेंसी खाली रह गई, है ना, कोई अगर वैकेंसी खाली रह गई, कोई अगर वैकेंसी खाली रह गई तो हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी खाली रह गई, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट वैकेंसी, वैकेंट वैकेंसी। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर
रियल लाइफ में बच्चों इसी प्रकार के सॉलिड होते हैं। ऐसा कोई सॉलिड नहीं होता जिसका हर पॉसिबल कार्नर फुलफिल हो, कुछ कार्नर उसमें जरूर मिस कर जाते हैं। तो ये रियल सॉलिड का स्ट्रक्चर है ना। तो ये फिगर हमने क्या बनाया, रियल सॉलिड का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रियल सॉलिड। तो यहाँ डिफेक्ट को आप सॉलिड स्टेट में खूब अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर यहीं पर ये भी होता है ना, यहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कोई जो ये सभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना। इसको इस सब को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिस पार्टिकल से मिल करके ये सब्सटेंस बना हुआ है। तो रियल में ऐसे ही होगा जो आइडियल की कल्पना है कि यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो बहुत सारी वैकेंसियां या लैटिस पॉइंट, इस हर पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। मीन्स तो ये कहीं ना कहीं वैकेंट है ना। ये मैं आपके समझने के लिए कुछ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो ये जो जगह खाली रह गई, चाहे इसको हम वैकेंट वैकेंसी बोले या वैकेंट लैटिस पॉइंट बोले, ORR, इसी को क्या बोला जा सकता है, वैकेंट लैटिस पॉइंट, वैकेंट लैटिस साइट, वैकेंट लैटिस साइट, इसी को बोला जाता है। तो रियल में ऐसा ही सॉलिड होता है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पहली चीज हमारे पास होते नहीं, रियल लाइफ में वो नहीं पाए जाती, वो एक प्रकार की कहीं ना कहीं कल्पना ही है। तो फिर आप सोचेंगे कि गुरुजी ये फिर पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। भाई देखिए, स्टार्टिंग में कोई चीज़ जो है कल्पना के रूप में ही आती है, और बाद में उस पर रिसर्च होते होते हम उसे अपने काम के लिए यूज करने लगते हैं, बाद में उसे हम रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, बाय थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, we can calculate, we can calculate, we can calculate the absolute, we can calculate the absolute entropy, we can calculate the absolute entropy। हम किसी एक मटेरियल की एंट्रॉपी चेंज नहीं, बल्कि उसकी एग्जैक्ट एंट्रॉपी क्या है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बाय यूजिंग थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रॉपी। We can calculate the absolute entropy of solid, liquid and gas। यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो बच्चों ds इज इक्वल टू होता है, मीन्स छोटी सी एंट्रॉपी, बहुत थोड़ी सी एंट्रॉपी, उसको हम ds बोलेंगे, इज इक्वल टू dq बाई टी, है ना, dq बाई टी। हमें पता है कि जो q है ना, q इज इक्वल टू सी पी इंटू टी, डेल्टा टी, है ना। ये बात हमको पता है, सी पी इंटू डेल्टा टी। तो Cp क्या है, व्हाट इज Cp? Cp है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ds इज इक्वल टू Cp dt बाई टी, Cp इंटू डी टी बाई टी। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, है ना, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें जीरो से, है ना, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, जीरो से टी केल्विन तक, तो जैसे डी एस, तो कहाँ से, जीरो से टी, है ना, तो ये चीज़ जीरो से टी, और हम इसे भी इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, तो फिर हम सबको पता है कि ये यस टी माइनस यस एट जीरो केल्विन एट टी केल्विन, दिस विल इक्वल टू सी पी एल एन, है ना, सी पी एल एन टी, है ना। इसका क्या हो जाएगा, यू कैन से यहाँ पर, है ना, तो हमने क्या लगा दिया, हमने लिमिट लगा दिया, है ना, तो एल एन टी जीरो से, इसका क्या हो जाएगा एल एन टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगी हुई है, यू कैन से जीरो से, है ना, टी तक, तो ये कहीं ना कहीं एल एन टी ही आएगा, तो यस टी माइनस यस नॉट, तो एक बार हम जीरो रख देंगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी पी एल एन टी। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब अगर इस पर हमने जीरो मान रखा है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस पर हमने एंट्रापी को क्या मान रखा है कि इस पर एंट्रापी जीरो है, तो इसका मतलब कि एट टेम्परेचर टी पर जो एंट्रापी होगी 2.303 log 2.303 Cp log बेस 10 T, है ना। तो ये फार्मूला जो है हमारे सामने बन करके आता है, यहाँ पर Cp बाई टी वर्सेस टेम्परेचर में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये टी टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल की एंट्रापी है, जिस मटेरियल की मोलर हीट कैपेसिटी Cp है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना। तो यहाँ पर देख लें आप, इसे जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जीरो माना जा रहा है ना। मैं बिल्कुल एकदम साफ साफ बता दूं कि रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रियलिटी तक पहुंचने के लिए यही रास्ता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रा करें, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, Cp वर्सेस T का ग्राफ, ये यहाँ से जो ग्राफ है Cp बाई टी वर्सेस टी का जो ग्राफ आता है, तो वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है, यहाँ से ये ऐसे कुछ ग्राफ आता है। ये Cp बाई टी इस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, इस पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो हम जो है यहाँ पर 100, 200 एंड 300, है ना। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है ना। तो यहाँ से एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करके भी हम
एंट्रापी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई रिएक्शन जैसे गिवन है, मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास है, यू कैन से C2H6, और ये गैसियस स्टेट में है और ये ब्रेक हो गया H2 प्लस C2H4 में, तो एंट्रापी चेंज की जो वैल्यू है डेल्टा एस, वो कैलकुलेट किया जा सकता है समीशन ऑफ एंट्रापी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंट्रापी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ से हमें डेल्टा एस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा एंट्रापी ऑफ H2 प्लस एंट्रापी ऑफ C2H4 माइनस एंट्रापी ऑफ C2H6, है ना। दिस विल इक्वल टू डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर है तो सब कुछ हम स्टैंडर्ड स्टेट पर ले सकते हैं, सबके ऊपर हम एस नॉट लगा सकते हैं ना। एट डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू एस नॉट फॉर H2 प्लस एस नॉट फॉर C2H4 माइनस एस नॉट फॉर C2H6। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये कैलकुलेशन, इसके लिए दो शर्त है कि यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कैलकुलेशन में जो प्रेशर है 1 atm है ना। तो ये नॉर्मल सी बातें, छोटी छोटी ये बातें। तो यहाँ पर एक वर्ड और आता है रेजिडुअल एंट्रोपी, है ना। यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, एक वर्ड आता है रेजिडुअल एंट्रोपी। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स इसमें हम और देखते हैं। देखिए, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम 0 केल्विन पर भी पहुंचा दें, तो भी अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर हम 0 केल्विन पर पहुंचा दें तो भी उसमें कुछ एंट्रोपी होती है। अगर, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या रखी गई थी कि एंट्रोपी 0 तभी होगी जब सॉलिड आइडियल क्रिस्टलाइन होगा, और हमने बताया कि आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जल्दी संभव ही नहीं होता है ना। ऐसा सॉलिड जिसमें डिफेक्ट ना हो, जिसमें कमियां ना हो, ऐसा सॉलिड मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर क्लियर की गई कि मान लेते हैं कि अगर कोई ये मटेरियल है हमारे पास, इस प्रकार से ये कोई मटेरियल है, ये हमारे पास कोई क्या है, मटेरियल है। हमने इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कहाँ पहुंचा दिया, 0 केल्विन पहुंचा दिया। चूंकि अभी ये आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो भी इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी, है ना। वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इसकी कुछ ना कुछ होगी। तो जो एंट्रोपी इसकी होगी उसी को हम रेजिडुअल एंट्रोपी बोलेंगे, रेजिडुअल एंट्रोपी, है ना। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई मटेरियल बायो आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, हम उस मटेरियल का टेम्परेचर 0 केल्विन पर भी पहुंचा दें तो भी उस मटेरियल में कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी, और वो एंट्रोपी को हम रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर एक ग्राफ जो है और ड्रा किया जाता है जिसको हम टेफी ग्राफ बोलते हैं।
टेफी ग्राफ बोलते हैं। और ये टेफी ग्राफ जो है एंट्रॉपी वर्सेस टेम्परेचर पर के लिए ये ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर एंट्रॉपी अगर इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आता है। ये ग्राफ या आपको पता है कि सबसे कम एंट्रॉपी सॉलिड की होगी, सबसे कम एंट्रॉपी सॉलिड की होगी। तो सॉलिड से जैसे ही लिक्विड में बदलता है तो एंट्रॉपी एकाएक बढ़ जाती है और फिर नॉर्मल सॉलिड के बाद हम सभी को पता है कि लिक्विड में जाएगी। लिक्विड के बाद फिर सडन एंट्रॉपी इंक्रीज करती है फिर से ऐसे, और फिर जो है हमारे पास एंट्रॉपी स्लोली इंक्रीज करती है ऐसे। तो यहाँ का ये जो टेफी ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर कौन सा है, एमपीटी है, और ये टेम्परेचर ये वाला पॉइंट हमारे पास है बीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ इस दो पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि फेज ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड फिर ये लिक्विड, मींस ये वाला ग्राफ किसके लिए है, सॉलिड के लिए, सॉलिड। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, लिक्विड के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, गैस के लिए। तो ये टेफी ग्राफ, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जब फेज ट्रांजिशन होगा तो वहां एंट्रॉपी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। यहाँ देखें ये जो प्लेस है इस प्लेस पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो एंट्रॉपी सीधा बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर at the point of phase transition, at the point of phase transition एंट्रॉपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, एंट्रॉपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ और पॉइंट अगर हम नॉर्मली जाने तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि एंट्रॉपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो H2 की जो H2 गैस की जो एंट्रॉपी होगी वो कम होगी O2 गैस की एंट्रॉपी से, और ये कम होगी CO2 गैस की एंट्रॉपी से, है ना। एंट्रॉपी ऑफ H2 इज लेस देन एंट्रॉपी ऑफ O2 इज लेस देन एंट्रॉपी ऑफ CO2, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जैसे डायमंड की एंट्रॉपी, है ना, एंट्रॉपी ऑफ डायमंड हमको पता है कि बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा पैटर्न इसमें होगा, तो इसकी एंट्रॉपी जो एमॉर्फस सॉलिड है, यानी यू कैन से एंट्रॉपी ऑफ ग्रेफाइट, एंट्रॉपी ऑफ ग्रेफाइट। तो एंट्रॉपी ऑफ ग्रेफाइट की एंट्रॉपी ज़्यादा होगी और इसकी एंट्रॉपी, डायमंड की एंट्रॉपी कम होगी।
तो बच्चों हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें किया। तो बेटा रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।